जीडीपी 3 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारतीय कृषि में चुनौतियाँ। सबसे पहली चुनौती जो है मानसून पर निर्भरता। और कृषि अनुसंधान परिषद का दावा है कि भारत में प्रतिवर्ष 10 से 12% अनाज और 30 से 32% फल सब्जी केवल अच्छे रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं। ये दो बड़ी समस्या कृषि जोत की दिखाई देती है, उपविभाजन और अपखंडन की समस्या। कि जो WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा स्थापित भंडार गृह है, आप वहां जाकर के अपने भंडारण करते हैं अपने उत्पाद का थोड़े से किराए पर, तो आपको वो जो रसीद जारी करेगा ऑनलाइन, उसको ENWR कहते हैं। अब इस ENWR का प्रयोग कर आप क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं बाजार में, ताकि आप उत्पादन कर सके, आपकी धारण करने की आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, मेरे प्यारे घोचू प्रसाद लोग? हाँ, सब बढ़िया, मजा आ रहा है संभव बैच में। बस यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। इकोनॉमी के हम लोग आज 10वीं क्लास में आ गए हैं। टोटल 15 लेक्चर, और 15 लेक्चर में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हर चीज़ पहुंचे, बेहतर तरीके से पहुंचे। और हर टीचर यही प्रयास कर रहा है, जो कि PW का मोटो है, अफोर्डेबल प्राइस या मुफ्त में और बेहतर शिक्षा देना। ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर बिना समय गंवाए। उससे पहले बस कुछ नहीं, एक बात बस ध्यान रखना कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। PW में मन हो तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि करंट अफेयर के PDFs भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे नए नए चीज़ आपको समय समय पर मिलने वाला है। ठीक है, तो कई टेलीग्राम चैनल होंगे आपके, इसको भी करिए ताकि आप इसका फ़ायदा फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो कृषि। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लो कि कृषि से संबंधित मेरा 2 वीडियो आपको मिलेगा। ये पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट, 2 पार्ट हम लोग कृषि पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों वीडियो में कृषि के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैं उन टॉपिक पर अच्छे से आप लोगों से चर्चा कर लूँ। ठीक है, तो समय नहीं गंवाते हैं, लंबा वीडियो नहीं बनाना है ताकि दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो मेरे में ही आपका सारा GB खत्म हो जाए, तो जिसके लिए आपको GB फिर वेट करना है या बचाना है, उसके लिए GB बचे नहीं, तो फिर मुझे गरियाओगे तुम लोग। ठीक है ना, कि सर ने सारा GB तो सर ही खा लेते हैं हम लोगों का। GB मतलब तुम्हारा डेटा पैक है ना। तो भारत में आज हम लोग बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, कृषि में चुनौती की बात करेंगे, क्या क्या है चुनौतियाँ, फसल प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे थोड़ा, फिर कृषि जोत की समस्या और क्या समाधान है उसके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा टाइम मिला हम लोगों को, टाइम अगर रहेगा हमारे पास में, तो इसमें हम लोग एक टॉपिक और जोड़ देंगे, खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा, और उसको हम लोग PDS से जोड़ करके और NFSA कार्यक्रम से जोड़ करके, है ना, ये भी हम लोग थोड़ा इस पर भी बात कर लेंगे अगर आज टाइम मिला तो। ठीक है, तो शुरू करें फिर। वेरी गुड। देखो, अगर मैं भारतीय कृषि के बारे में बात करूं, सिंपल सा एकदम दिमाग में बैठाओ बातें को एकदम दिमाग में। तो हम लोग जानते हैं GDP, पहला क्लास याद करो, बेसिक। GDP 3 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, प्राथमिक ना, द्वितीयक, ठीक है, और तृतीयक, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तृतीयक मतलब जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब अगर मैं कृषि की बात करूं, तो कृषि किसका हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। ठीक है ना, और याद रखना, प्राथमिक में केवल कृषि शामिल नहीं है, ये तो पता है ना, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, है ना, खनन, उत्खनन इसमें ही शामिल है। तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब कुछ ऐसी तथ्य हैं जो दिमाग में बैठाओ, क्योंकि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे कृषि में, तो ये तथ्य आपके बहुत काम आएगा।
बहुत काम का होगा और आपको इसको आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड करना। हो सकता है किसी आंसर को शुरुआत करने में ही इसकी जरूरत पड़ जाए। क्या? एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। क्यों मैं कृषि प्रधान देश बोल रहा हूं, बात को समझना। क्योंकि अगर बात करें कि देश में जितने भी लोग रोजगार में हैं, सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कृषि ही है। रोजगार प्रदाता क्षेत्र, रोजगार प्रदाता क्षेत्र यानी देश में जो रोजगार जितना भी है, उस रोजगार का लगभग मानकर चलिए जो 45% है, लगभग 45%, 44 या 45% वो कृषि में कार्यरत है। कृषि में कार्यरत है। ठीक है, पहला बात ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट दिमाग में बैठाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कृषि के लिए तो भूमि की जरूरत होगी, भूमि जरूरी है। तो अगर हम बात करें भूमि की, बात करें भूमि, तो पूरे विश्व में जो भारत में जितनी भूमि उपलब्ध है, भूमि, वो पूरे विश्व का लगभग 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% भूमि जो है, जमीन है, वो भारत में उपलब्ध है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो पूरे विश्व का लगभग 17 से 18% जनसंख्या जो है, ये भारत में निवास करता है। डन। अगर मैं बात कर रहा हूं जल की, बात कर रहा हूं जल की, तो विश्व में जितना जल है उसका 4% भारत में उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है? भारत में उपलब्ध है। डन। ध्यान रखना, ये सारे स्टेटमेंट वाइज इसको दिमाग में बैठाओ और अपने नोट्स में पॉइंट वाइज बना सकते हो या पूरे स्टेटमेंट वाइज, लेकिन इसको बनाकर लिखो, क्योंकि एग्जाम में जब मेंस का आंसर राइटिंग होगा तो ये सारे फैक्ट आपके बहुत काम आएंगे। इनको जोड़ जोड़ करके आप आंसर अपना, कम से कम शुरुआत, भूमिका, ये सब में आप जरूर डालोगे। फिर अगर बात करें कि भारत में अगर हम कृषि की वृद्धि दर देखें, कृषि की वार्षिक वृद्धि दर लगभग, ध्यान रखना कि 4 से 5% है। कृषि की वार्षिक वृद्धि दर जो है, ये लगभग 4 से 5% है। इसको याद रखना। डन। अब जैसा कि मैंने कहा, एक बात और, कि देश के जीडीपी में सबसे कम योगदान कृषि का है। तीनों क्षेत्र में सबसे कम योगदान कृषि का है। ठीक है ना? लगभग जो है देश के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग, ध्यान रखना, 17 से 18%, 18% कृषि का योगदान वर्तमान में है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी देश की एक बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि में रोजगार के लिए निर्भर है, वो लगभग 44 से 45%। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि 2019 में एनएसओ ने एक सर्वे किया। एनएसओ के सर्वे के अनुसार भारत में एक किसान की जो औसत आय है, प्रति किसान जो औसत आय है, वो मासिक आय जो है, मासिक औसत आय जो है, ये मासिक औसत आय अगर बात करें तो याद रखना ये केवल 10,000 रुपये है। जो हम इतना किसानों की आय बढ़ाने पर बात कर रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि लगभग 10,000 रुपया औसत आय है। औसत आय है मासिक, महीने का, साल का लगभग 1,20,000 रुपया औसत आय है। ध्यान से देखो इन सारे फैक्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि को लेकर के। ठीक है, अब एक बात और दिमाग में रखना कि देश में जितनी भूमि उपलब्ध है, जितनी भूमि देश में उपलब्ध है, जितनी भूमि है, उसके 60% में का प्रयोग केवल कृषि में होता है। केवल कृषि में होता है। ठीक है, भारत में जितना भूमिगत जल है,
उसका लगभग देखा जाए 80 से 90% उपयोग जो है वह कृषि में ही होता है। वो भी कृषि में ही होता है। तो ये सारे फैक्ट दिमाग में बैठा कर रखो। अगर कृषि पढ़ने जा रहे हो तो कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। सबने उतार लिया, बहुत बढ़िया। तो ये कृषि के बारे में थोड़ा सा, जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में ये सारे फैक्ट है। कुछ फैक्ट देखिए आपको याद रखने ही है, कुछ फैक्ट आपको याद करने ही है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब अगर बात करें कि भारतीय कृषि की चुनौती क्या है, भारतीय कृषि में चुनौतियां, भारतीय कृषि में चुनौतियां। ठीक है, तो क्या देखते हैं। सबसे पहली चुनौती जो है मानसून पर निर्भरता। मानसून पर निर्भरता। आज भी देश की अधिकांश भूमि, कृषि भूमि खेती के लिए मानसून पर ही निर्भर है। मतलब अगर बात करें, लगभग आज भी 45% से लेकर 50% भूमि आज भी जो है भारत में, वो अपने उत्पादन के लिए किसान मानसून पर ही निर्भर है। और मानसून अनिश्चित है, मानसून पर निर्भर है, और मानसून क्या होता है, अनिश्चित होता है। और देख लिया अभी हाल में पंजाब हरियाणा में किस प्रकार बाढ़ आया था। बल्कि कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑलवेज डांसेस टू द ट्यून ऑफ मानसून। ये हो सकता है मेंस में पूछा जाए आपसे कि डिस्कस इट। इंडियन एग्रीकल्चर ऑलवेज डांसेस टू द ट्यून ऑफ मानसून। तो ये एक अलग से ज्योग्राफी में सवाल हो सकता है ये। ठीक है ना, तो समझना इस बात को। फिर अगर बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या क्या है कृषि में, कृषि में दूसरी बड़ी समस्या, और वो है कृषि जोत का आकार, कृषि जोत का घटता आकार, घटता आकार। इसका क्या मतलब हुआ सर? बहुत सिंपल सा फैक्ट दे रहा हूं कि 1971 में जब पहली कृषि जनगणना की गई थी, पहली कृषि जनगणना, तब भारत में कृषि जोत का जो प्रति किसान औसत, एक किसान का जो औसत कृषि भूमि जो पाया गया, औसत कृषि भूमि वो 2.71 हेक्टेयर पाया गया, हेक्टेयर पाया गया था। जबकि 2015 में आखिरी कृषि जनगणना की गई थी, अब उसके बाद नहीं की गई है, और 2015 में जो कृषि जनगणना की गई है ये घट करके 1.08 हेक्टेयर रह गया है। और भारत में कृषि भूमि के आधार पर किसानों को 5 श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे सबसे छोटा सीमांत किसान होता है, सीमांत मार्जिनल फार्मर, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। दूसरा होता है लघु किसान, जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तीसरा होता है मध्यम किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 4 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। पांचवा होता है बड़े मध्यम किसान, जिसके पास 4 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। और लास्ट होता है बड़े किसान, जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि होती है। ठीक है, यानी अगर हम लोग किसान की बात करें तो सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि, फिर लघु किसान 1 से अधिक लेकिन 2 से कम, है ना, 2 से कम, और फिर
मध्यम किसान, 2 से अधिक लेकिन 4 से कम, बड़े मध्यम किसान, 4 से अधिक 10 से कम, और फिर बड़े किसान, लार्ज फार्मर, 10 से अधिक। तो अगर इस आधार पर बात करें तो भारत में लगभग माना जाता है आज के दिन में 86%, 86% जितने किसान हैं, सोचिए 100 अगर किसान है तो 86 किसान सीमांत और लघु किसान है। मानी सी बात है, खेत छोटे होंगे तो कहां पर वो खेतों में बड़े बड़े मशीन का उपयोग कर पाएंगे, अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। और स्थिति भी इनकी गरीब बनी हुई है। छोटे लघु और सीमांत किसान की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं होती है। दूसरी बड़ी चुनौती है यह, दूसरी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती अगर देखा जाए भारतीय कृषि की, जो सबसे अधिक देखी गई है, और वो देखी गई है क्या कि एमएसपी मूल्य। सर एमएसपी तो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है जो सरकार देती है, जिसमें किसानों का फसल खरीदती है। ये कैसे आज के दिन में चुनौती बना हुआ है? सोचो, अगर सरकार एमएसपी मूल्य गेहूं और चावल पर अधिक दे रही है तो किसान कहीं ना कहीं फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर रहा है एमएसपी के कारण। फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर रहा है। कैसे, जरा समझना। मान लो सरकार गेहूं चावल पर अगर दाल की अपेक्षा एमएसपी ज्यादा दे रही है तो किसान इसका उत्पादन बढ़ा देगा, किसान को तो इसमें फायदा है। और दूसरी तरफ दाल का उत्पादन कम होने से दाल का मूल्य बढ़ जाएगा। एक तो ये बड़ी समस्या कि दाल का मूल्य बढ़ जा रहा है, और दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि आप जो दाल की भूमि के लिए उपयुक्त है वहां अगर गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं, यानी आप फसल प्रतिरूप को परिवर्तित करने के लिए मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, भूमिगत जल का आप अधिक प्रयोग कर रहे हैं धान की खेती में, और इससे क्या हो रहा है, इससे जल संकट खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मृदा की उर्वरक क्षमता को भी आप खत्म कर रहे हैं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहे हैं आप। कौन कौन कर रहा है वो? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल प्रतिरूप में परिवर्तित कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। फिर और भारतीय कृषि में क्या है, वह है उत्पादकता कम है। उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है सर, इसका क्या मतलब है? हाँ, उत्पादकता कम है। अगर उत्पादकता की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ है, और भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है ये लगभग लगभग 3000 केजी माना जाता है। 3000 केजी माना जाता है, मानिए, सोचिए, उससे ज्यादा नहीं है। और वहीं अगर बात करते हैं इजराइल जैसा छोटा देश जो है, इजराइल जैसा अगर छोटा देश मानते हैं, वहां भी उत्पादन 8000 केजी से ऊपर है। तो हमारी उत्पादकता बहुत कम है, कृषि उत्पादकता, और जिससे किसानों की आय कम हो रही है, किसान गरीब है यहां अधिकांश। एक बड़ी समस्या जो यहां देखने को मिल रहा है, उत्पादकता में कमी। सबसे बड़ी समस्या कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जितना काम करने वाले लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।
और जिससे देखा जाए तो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि इससे उत्पादकता पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर, बल्कि और उत्पादकता कम हो रहा है। तो कार्य अतिरिक्त मजदूर काम कर रहे हैं, कारण क्योंकि उनका कौशल विकास नहीं, कहीं और काम भी नहीं कर सकते वो। ये बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रहा है वो क्या है कि कृषि पश्चात, कृषि में उत्पादन पश्चात समस्या, उत्पादन पश्चात चुनौती। जैसे क्या क्या चुनौती हो सकती है? भंडारण की चुनौती है, परिवहन की चुनौती है, विपणन की चुनौती है, प्रसंस्करण की चुनौती है, प्रोसेसिंग की चुनौती है। पर्याप्त भंडारण क्षमता का अभाव है किसानों के पास, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। कृषि अनुसंधान परिषद, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और कृषि अनुसंधान परिषद का दावा है कि भारत में प्रतिवर्ष 10 से 12% अनाज और 30 से 32% फल सब्जी केवल अच्छे रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भंडारण क्षमता ही नहीं है। और अगर इसका मूल्य जानो तो ये लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग है, लगभग 67 MMT हमारा बर्बाद हो रहा है, 67 मिलियन मेट्रिक टन, जितना ब्रिटेन एक साल में उत्पादन करता है औसत, उतना हमारा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि भंडारण क्षमता ही नहीं है हमारे पास बेहतर, FCI के पास नहीं है। छोटे छोटे भंडार गृह, उनका लागत बहुत ज्यादा आ जाता है, बेहतर नहीं है, उच्च तकनीक वाले नहीं है, शीत भंडार गृहों की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। परिवहन देखो, ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कें बड़ी समस्या खड़ी करती है, क्योंकि कच्ची सड़कों में परिवहन धीमा होगा, ईंधन ज्यादा लगेगा तो महंगा होगा परिवहन, धीमा परिवहन होगा और महंगा भी होगा। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो परिवहन और महंगा पड़ेगा, किसानों पर परिवहन का बोझ ज्यादा पड़ेगा, लागत बढ़ा रहा है। विपणन दिख रहा है, किसानों को बाजार में उनके उत्पाद का उचित मूल्य ही नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तभी तो किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं। APMC मार्केट में देखा जाए तो किसानों को उनके उत्पाद का उचित कीमत मिलता कहां है। और तो और अगर उत्पादन बेहतर हो गया तो किसान को नुकसान हो जाता है, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हुआ, आपूर्ति बढ़ जाएगा तो मूल्य कम हो जाएगा, किसान और नुकसान में चला जाता है। तो विपणन की एक समस्या है, मार्केटिंग की समस्या है, और उससे बड़ी समस्या, और एक बड़ी समस्या है प्रसंस्करण की। भले ही हम प्रसंस्करण के मामले में भारत बहुत आगे है, आज के दिन में प्रसंस्करण हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। प्रसंस्करण का मतलब है कि जहां पर कृषि उत्पाद को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है और उसे उपभोग योग्य बनाया जाता है, उससे उसके जीवन अवधि और मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे आलू से चिप्स बना दिया, टमाटर से सॉस बना दिया। तो प्रसंस्करण की प्रक्रिया भले 3 हो, प्राथमिक प्रसंस्करण जो होता है, छटाई, बिनाई, सफाई, तो खेत में ही होता है। सबसे बड़ी समस्या है क्लीन हार्वेस्टिंग की समस्या, स्वच्छ फसल कटाई की समस्या, और स्वच्छ फसल कटाई ना होने के कारण उन्नत प्रसंस्करण ही नहीं हो पाता है। तो हमारे प्रसंस्करण में उतनी भागीदारी नहीं हो पाती है। हम दुग्ध के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन प्रसंस्करण के मामले में 10 से 15% ही दूध का प्रसंस्करण भारत में हो पाता है। सोचिए, मांस में चौथे नंबर में है, लेकिन हमारा देखा जाए कि केवल 24% ही मांस का प्रसंस्करण हो पाता है, जबकि अमेरिका जैसे और पश्चिमी यूरोप जैसे देशों में 80% के लगभग होता है प्रसंस्करण। आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं भारत में
कृषि में कुछ चुनौतियां ऐसे है, ये चुनौतियां दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी एक और चुनौती अगर मैं बात करूं कि सर क्या कर रहे हो, चुनौती चुनौती, अरे चुनौती जब जानोगे तो ही तो समाधान जानोगे बच्चों। कृषि में मशीनीकरण की समस्या, कृषि में मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भारत में बहुत कम है, मात्र देखा जाए 40% है। सोचो, जबकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों में तो ये 98% के लगभग है। यूएसए में और यूरोपियन देशों में, पश्चिमी यूरोप देशों में ये 90% है, सोचो। और भारत में मात्र 40% है। तो ये कृषि में चुनौतियां हैं, जरा देख लो उसको ध्यान से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था ताकि आप कृषि को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप चुनौती, वर्तमान चुनौती को समझोगे तभी आप समाधान तक पहुंचोगे। तारो इसको। डन। चलिए थोड़ा फसल प्रतिरूप के बारे में बात करें अब। मैंने कहा कि भारत में जितनी भूमि है उसका 60% भूमि, लगभग 60% भूमि कृषि में उपयोग होता है। और भारत में अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें, इसमें कृषि का कार्य होता है, लगभग माना जाता है 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि है भारत में। इतना तो 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि में कृषि का कार्य किया जाता है भारत में वर्तमान में। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात करें तो आज भारत गेहूं और चावल की बात करते हैं। मैंने सोचिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत जो था वो खाद्य आयातक देश था। हम PL480 योजना के माध्यम से अमेरिका से गेहूं का आयात करते थे। ये PL480 एक क्वालिटी था गेहूं का, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। हम गेहूं का आयात करते थे, माने इतना खाद्य असुरक्षा की स्थिति था उस समय। और दिल से शुक्रिया डॉक्टर रमेश स्वामीनाथन को और नॉर्मन बोरलॉग को कि इन लोगों के सहयोग से हमारे देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देखा जाए तो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। और हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, जिसने हमारे देश में गेहूं और चावल के उत्पादन को इतना बढ़ा दिया कि आज हमारे देश में गेहूं और चावल के मामले में बात करें तो हम उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। दूसरा नंबर है हमारा विश्व में गेहूं और चावल के मामले में। और बात इतना है कि आज भारत जो है गेहूं और चावल के मामले में, जो हम पहले आयातक थे, आज हम निर्यातक देश बन गए हैं। हम विश्व के कई देशों को निर्यात भी करते हैं। इस हरित क्रांति ने इतना बड़ा हमारे ऊपर सहयोग किया। जहां पर संकर बीज, हाइब्रिड सीड जो मैक्सिको से मंगाए गए थे, और इसमें उर्वरक का प्रयोग किया गया, जल का प्रयोग किया गया और तकनीक का प्रयोग करके देश में हरित क्रांति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल का इतना उत्पादन हुआ कि माना जाता है कि 1979 में, मतलब हम ऐसी स्थिति में थे कि हमारा उत्पादन सबसे अधिक हो गया था। हालांकि हरित क्रांति के अपने कुछ
दुष्प्रभाव भी रहे हैं, जैसे उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नुकसान हुआ है। आज हमारी मिट्टी की पकड़ ढीली हुई है। फिर उसके बाद में जल का अत्यधिक प्रयोग करने से भूमिगत जल हमारा बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हरित क्रांति का कुछ दुष्प्रभाव तो रहा ही है, लेकिन बेहतर प्रभाव की बात करें तो आज हरित क्रांति का ही परिणाम है कि भारत जो विश्व में खाद्य आयातक देश था, अब वह खाद्य निर्यातक देश बन गया है। माने आज भारत की स्थिति अगर बात करें तो हम गेहूं का, माने खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न फसल अगर बात करें तो जिसमें हम लोग गेहूं, चावल और मोटा अनाज भी, मोटा अनाज माने मैं मोटा अनाज की तो यहाँ बात ही नहीं किया जो बहुत जरूरी है, ज्वार बाजरा मक्का की। तो मोटे अनाज में भारत का विश्व में पहला स्थान है, उत्पादन में पहला स्थान है। और गेहूं, चावल और मोटा अनाज तीनों को मिलाकर खाद्यान्न फसल आता है। और भारत में लगभग हर वर्ष लगभग 330 MMT 330 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है खाद्यान्न का। और बागवानी फसल अगर बात करें, बागवानी फसल की बात करें, बागवानी फसल जिसमें हम लोग बात करते हैं, फल की बात करते हैं, मुख्य रूप से सब्जी की बात करते हैं, तो फल और सब्जी के मामले में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। कई जगह पहले में भी है। और भारत प्रति वर्ष जो है 350 MMT मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है बागवानी फसलों का। बागवानी फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि हम अपने कृषि भूमि का ज्यादा उपयोग खाद्यान्न फसलों में करते हैं, बागवानी फसलों का उसके मुकाबले कम करते हैं। लेकिन फिर भी इनका उत्पादन इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है बागवानी फसलों का, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात? तो अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब सिंपल सा बात है कि दिए गए जलवायु में या अनुकूल जलवायु और अनुकूल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार की मिट्टी हो, मिट्टी की उर्वरक क्षमता हो, उसके अनुसार अगर किसान उसी फसल का उत्पादन करता है या अनुकूल फसल का उत्पादन करता है तो उसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, यानी फसल प्रतिरूप। सिंपल सा है कि अगर एक मिट्टी दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी गेहूं के लिए उर्वरक मानी जाती है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल गेहूं के लिए बेहतर मानी जाती है, ब्लैक सॉइल कपास के लिए मान लो बेहतर मानी जाती है। तो अगर आप उसी के अनुकूल, मिट्टी के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल, तापमान के अनुकूल अगर किसान गेहूं का ही उत्पादन कर रहा है उस मिट्टी में, तो उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, फसल प्रतिरूप। और किसान अगर मान लीजिए उसमें दाल का उत्पादन करने लग जाए जबकि अनुकूल गेहूं के लिए, तो किसान, इसका मतलब है फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है, जिसमें एमएसपी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर मुझे फसल प्रतिरूप समझाना पड़ा आपको कि भारत में फसल प्रतिरूप की बात करें तो हम क्या देखते हैं, 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक को एकल फसल कहा जाता है, जहां आप खेत में केवल एक ही फसल उगाते हैं, एकल फसल। दूसरा होता है बहु फसल, ठीक है ना। माने इसको बहु फसल की जगह हम लोग इसको बहु फसल की जगह कह सकते हैं मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉप, मिश्रित फसल ठीक रहेगा। जहां खेत में एक से अधिक फसल आप उगा रहे हैं, एक से अधिक फसल उगा रहे हैं तो वो मिश्रित, मिक्स्ड क्रॉप्स होंगे, इसको मिक्स्ड कहा जाएगा, ये मोनोक्रॉप है। और एक होता है रतुन फसल, खासकर गन्ने की फसल में, जहां आप जड़ को काटे बिना, आप जड़ नहीं काटते हैं और फिर से आप नया उत्पादन करने लगते हैं, तो वो रतुन फसल होता है, रतुन फसल होता है। फिर अगर हम मिक्स्ड क्रॉप की बात करें तो ये मिक्स्ड भी जो होता है ये भी 2-3 प्रकार का होता है। जैसे आप कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप सीक्वेंस क्रॉपिंग कर सकते हैं,
आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, और आप रिले फसल कर सकते हैं, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग कर सकते हैं, माने इंटर मतलब क्या हुआ, एक फसल लगाएं, उसके बगल में दूसरा फसल, फिर तीसरा फसल। इस तरह से भी आप बहु फसल लगा सकते हैं। आप सीक्वेंस लगा सकते हैं कि एक तरफ गेहूं, फिर उसके बाद कोई और फसल, फिर कोई और फसल, सीक्वेंस करके आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आप फसल प्रतिरूप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग फसल प्रतिरूप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फसल क्रॉप है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। डन, वेरी गुड। अब जरा बात को समझना कि उससे पहले ये चीज जान लो कि फसल प्रतिरूप को वे कौन से कारक हैं जो फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। कारक जो फसल प्रतिरूप को प्रभावित करें, फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। वे कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो फसल प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से? हाँ बताइए। तापमान है, एकदम सही, टेम्परेचर। फिर जलवायु है, मृदा है, मिट्टी है, ठीक है ना, मृदा है, और बताओ, और कृषि जोत है, कृषि जोत है, जैसा कृषि जोत का आकार होगा वैसी फसल प्रतिरूप भी होगा। फिर एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये भी जहां सरकार ज्यादा एमएसपी देगी उसी फसल का ज्यादा उत्पादन होने लगेगा। तकनीक है, मशीनीकरण या तकनीक, मशीनीकरण या तकनीक, तकनीक, ठीक है। फिर सरकार, आर्थिक, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, ये भी। फिर बाजार में मांग और आपूर्ति, ये भी। फिर कृषकों की आय, किसानों की आय, ये वो कारक हैं जो कहीं ना कहीं फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते ही हैं। ठीक है, फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते ही हैं। भंडारण क्षमता, ठीक है, ये वो कारक हैं जो फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है। अब सवाल उठता है, अगर बात करें, समझना बहुत ध्यान से, कि एक किसान है, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समस्या क्या है, किसान की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, तो भारत में अधिकांश कौन है, कौन से किसान है बताओ? सीमांत और लघु किसान है, तो ध्यान समझना, एकदम एक बहुत ब्रॉड वे में तुम पूरे पिक्चर को समझोगे। सीमांत और लघु किसान है, लगभग 86% है ये, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम भूमि है। यानी अधिकांश किसान भारत में गरीब हैं, अधिकांश किसान भारत में गरीब हैं। अब किसान उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने जा रहा है, तो उसको कुछ आगत चाहिए, आगत मतलब इनपुट चाहिए। इनपुट में क्या क्या उसके पास उसको चाहिए, पहले तो कृषि जोत भूमि चाहिए, बीज चाहिए मुख्य रूप से, उर्वरक चाहिए, फिर सिंचाई के साधन चाहिए,
कम से कम ये तो आवश्यक तत्व है जिसके द्वारा किसान उत्पादन करता है। किसान उत्पादन करता है, फिर जब किसान उत्पादन कर लेता है इन आगतों के माध्यम से, तो फिर वो फसल कटाई करता है समय आने पर। फसल कटाई के बाद भंडारण करता है, और भंडारण करने के बाद में उसको जाकर मंडी में, या माने जो मंडी जिसको एपीएमसी कहा जाता है, एपीएमसी मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, या एमएसपी पर सरकार को बेच देता है, एफसीआई को बेच देता है, विक्रय कर देता है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, इस बात को समझना बहुत ध्यान से। ये बहुत ध्यान से समझना है इसको। समस्या देखो एक किसान के साथ, जब वो उत्पादन करने जाता है तो अलग समस्या दिखाई देती है। कैसे? आप सोचो, जोत की समस्या देखें, जोत की समस्या, तो भारत में जोतों का जो सबसे बड़ा समस्या आता है, एक उपविभाजन है। बड़े जोत छोटे छोटे कृषि जोत में बदल रहे हैं, बड़े जोत छोटे छोटे कृषि जोत में। सर कैसे? अरे मान लो 4 हेक्टेयर भूमि एक किसान के पास है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उत्तराधिकार का नियम क्या कहता है? हर बच्चे के पास 1-1 हेक्टेयर। लो हो गया, एक किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि हुआ। जोतों का अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, अपखंडन, बिखरा हुआ जोत। कुछ जोत किसान को बाध्य होकर के बेचना पड़ जाता है, ऋणग्रस्तता के कारण, उधार के कारण। एक तो कृषि ऋण की भी तो समस्या है, एक तो यहां पर ऋण भी तो चाहिए, उधार भी तो एक आगत है, जहां उधार लेकर वो उत्पादन करता है। तो ये 2 बड़ी समस्या कृषि जोत की दिखाई देती है, उपविभाजन और अपखंडन की समस्या। और यही कारण है कि इस कारण भारत में छोटे किसान, सीमांत किसान बहुत ज्यादा है, जिनकी आय बहुत कम है। बीज की बात करें तो बेहतर बीज नहीं है, बीज या गुणवत्ता की कमी है। अब ये बेहतर बीज या गुणवत्ता की कमी, बेहतर बीज मैं क्यों बोल रहा हूं? सिंपल सा बात है कि अगर मान लो बाढ़ आ गया पंजाब हरियाणा में, तो हो गया खराब फसल। अरे भाई, हाइड्रोपोनिक्स बीज भी तो होते हैं जहां पर आप जल में उत्पादन कर सकते हैं, तो ऐसे बीज की भी आवश्यकता पड़ रही है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों की आवश्यकता पड़ रही है, बायोफोर्टिफाइड बीजों की आवश्यकता पड़ रही है। तो बेहतर बीज की कमी देखने को मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं है। उर्वरक की बात करें तो यह किसान को बेहतर तरीके से करना आता है, और जिसके कारण आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है। क्योंकि उर्वरक की बात करें तो मुख्य रूप से उर्वरक में 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, एन, पी और के। एन, पी और के, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जिसमें नाइट्रोजन जो होता है, ये जो है, इसको यूरिया भी बोला जा सकता है। पी जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी कहा जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और के पोटाश, जिसको म्यूरिएट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है, एमओपी। तो यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर ये कोई किसान अपने खेतों में प्रयोग कर रहा है, तो इसका आदर्श अनुपात कितना होगा? सिंपल, क्या अनुपात है? 4:2:1। मतलब अगर 4 मुट्ठी मैं यूरिया का छिड़काव कर रहा हूं, मैं किसान हूं, तो 2 मुट्ठी फास्फोरस का, डाई अमोनियम फॉस्फेट का, और 1 मुट्ठी पोटास का। यही है। लेकिन किसान वर्तमान में देखा जाए तो ये जो अनुपात है प्रयोग कर रहा है 8:3:1 का। क्या रहेगा कृषि की उर्वरक क्षमता? सोचिए, ये मृदा की उर्वरक क्षमता को खा रहा है धीरे धीरे। सरकार ने 45 केजी का बोरा कर दिया,
उर्वरक का। लेकिन उससे होगा क्या? किसान कम करे तो हम इसीलिए तो नैनो यूरिया की तरफ जा रहे हैं, नैनो डीएपी की तरफ जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं यूरिया गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम उर्वरक की समस्या को दूर कर पाए। और बहुत जरूरी है, उर्वरक क्या? पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए होता है। पोषक तत्व, न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। देखो देखो, ध्यान से देखो। आता है सिंचाई, बात करते हैं सिंचाई। हमारे देश में पहला बात तो जान लीजिए कि भूमिगत जल बहुत कम बचा है। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। इसकी बात माने तो भारत में लगभग 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम वाटर बचा है प्रति किसान। सोचिए, जो आजादी के समय लगभग 4000 था क्यूबिक मीटर, अब वो घट रहा है धीरे धीरे। इतना ज्यादा जल का प्रयोग हो रहा है कृषि में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम सिंचाई में भी कौन सा तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? हम बाढ़ सिंचाई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। और बाढ़ सिंचाई में क्या हो रहा है? खेत को जल से भर दिया जाता है। अब ये खेत को जल से भर देने के कारण बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं खेत को जल से भर दूं, तो एक तो जल बर्बाद होगा, वाष्पीकरण से जल बर्बाद हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से भी। और बहुत सारे हल्के पोषक तत्व भी होते हैं जो जल में बहकर चले जाते हैं, और जल की बर्बादी तो हो ही रही है। अधिक दोहन हो रहा है, अधिक प्रयोग हो रहा है। तभी तो हमने इजराइल से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को समझा है। माइक्रो इरिगेशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं फव्वारा तकनीक, स्प्रिंकलर तकनीक की बात करते हैं, हम लोग फर्टिगेशन की बात करते हैं। ड्रिप मतलब होता है जहां पर पाइप बिछा दिया जाता है और उसमें छेद कर दिया जाता है जहां जहां फसल है, ताकि वहीं जल मिले। स्प्रिंकलर मतलब बीच में फव्वारा होता है और मोटर से खूब तेज घुमाया जाता है तो पानी का छिड़काव इस तरह से होता है। फर्टिगेशन का मतलब होता है कि जहां जल में ही जो घुलनशील उर्वरक होते हैं उनको जल में ही घोलकर दे दिया जाता है, इससे पौधों को पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाता है। नैनो यूरिया नहीं है, याद रखना, नैनो यूरिया का छिड़काव पत्तियों में होता है, जड़ों में नहीं। ये जड़ों में जाता है फर्टिगेशन में। तो इसके लिए हमने क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया है, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से। और आज भी भारत में देखा जाए तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग ही किस में हो रहा है? मात्र 8 मिलियन हेक्टेयर में ही हो रहा है, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में, जबकि लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि में इसका पोटेंशियल है। यानी अभी भी 60 से 62 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है जहां पर भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। और इसका प्रयोग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मशीन बहुत महंगे आ रहे हैं, इनका रखरखाव लागत बहुत अधिक होता है। और कैसे संभव है जब भारत में अधिकांशतः कौन है? हमारे सीमांत और लघु किसान है जो बहुत गरीब है। कहां से इस मशीन को अफोर्ड कर पाएंगे वो? ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सोचो सोचो, सारी समस्या देखो जरा, समाधान भी देखो साथ में।
उर्वरक में केवल समस्या मत देखो, आप यहां पर नैनो यूरिया की बात कर रहे हो, सारे कार्यक्रम को अच्छे से देखना। यहां पर आप बात कर रहे हो नैनो डीएपी की बात कर रहे हो, एक राष्ट्र एक उर्वरक की बात कर रहे हो, पीएम प्रणाम योजना की बात कर रहे हो, यूरिया गोल्ड की बात कर रहे हो। बात आता है ऋण, उधार की बात करें, कृषि ऋण, तो भारत में कृषि ऋण के दो स्रोत हैं, संस्थागत, गैर संस्थागत। संस्थागत मतलब जहां पर आप बैंक से ले रहे होते हैं उधार, गैर संस्थागत जहां पर आप साहूकार महाजन से ले रहे हो उधार। आज भी देखा जाए तो हमारे देश में लगभग लगभग देखा जाए 28 से 30% जो है हम गैर संस्थागत पर ही निर्भर हैं। हालांकि हमने ठीक है, आजादी के समय ये ठीक उल्टा था, ठीक उल्टा था। हम 30% संस्थागत स्रोत से लेते थे, 70% 80% गैर संस्थागत स्रोतों से लिया जाता था। ठीक है, आज बेहतर स्थिति में है, लेकिन आज भी तो है 30%। आप कम नहीं होता यह आंकड़ा अगर किसानों की संख्या को लेकर के चलो तो। क्यों गैर संस्थागत स्रोत खराब है? इसलिए क्योंकि भाई यहां बड़ी समस्या है कि उच्च ब्याज दर, इनका ब्याज दर आप सोच नहीं पाएंगे क्या होता। एक महीना उधार रख लो, एक साल, तो समझ में आ जाएगा जितना उधार है उतना ही ब्याज है। दूसरी बड़ी समस्या जबरन वसूली। दूसरी समस्या, लठायत लोग आते हैं मारने के लिए, सीधे पहुंचते हैं उधार ना चुकाओ तो, सीधा सीधा जबरन वसूली इनका, एक समस्या। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है किसी नियामकी वातावरण में नहीं आते हैं, नियामकीय संस्था के अधीन नहीं आते हैं, कि भाई इन पर कोई कंट्रोल लगाम करने वाला कोई नहीं है, तो अपने हिसाब से काम करते, अपने हिसाब से ब्याज लेते, अपने हिसाब से सब कुछ सोचते हैं। बेहतर क्यों है संस्थागत? सिंपल भाई, सिंपल सा है कि यहां ब्याज दर उचित है, कम है, कोई जबरन वसूली का मामला नहीं है, और ये सीधे आरबीआई के नियंत्रण में है, कोई जबरन वसूली का मामला नहीं होगा, इस पर नियामक संस्था है। सर एक मिनट, आप कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत। जब बैंक बेहतर है, ये खराब है, तो किसान को ये बात समझ में नहीं आ रहा है सर। किसान को समझ में आ रहा है। समस्या क्या है, जड़ में जाओ। समस्या क्या है? समस्या ये है कि बैंक ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होते ही कहां हैं? शहरों में होते हैं। अब पहले जाओ उतना दूर, फिर इनकी जो है कानूनी कार्रवाई, कानूनी कागज या कानूनी कार्रवाई, ये बहुत अधिक होता है। नियम कानून इसमें बहुत होते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये गारंटी चाहिए, ये आपका रिकॉर्ड चाहिए। किसान उलझ कर रह जाता है उसमें, ऋण तो मिलता नहीं, इसी में उलझ कर रह जाता है, इसी में उलझ कर रह जाता है वो। तीसरी बड़ी समस्या अगर बात करें, माने एक तरह से देखा जाए आसानी से ऋण नहीं मिलता,
आसानी से ऋण नहीं मिलता है किसान को यहां पर। तो किसान क्या करता है, किसान के लिए बहुत आसानी से साहूकार, क्योंकि गांव का व्यक्ति होता है, जानकार होता है, उसको गारंटी नहीं चाहिए होता है, आराम से ऋण ले लेता है और फंस जाता है इसमें। बैंक की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, अगर बैंक देता है तो केवल उत्पादक ऋण देता है, वो उपभोग ऋण देता ही नहीं है। सर ये उत्पादक और उपभोग क्या है? उत्पादक ऋण मतलब आप उत्पादन करने के लिए ले रहे हैं, आप मशीन खरीदने के लिए ले रहे हैं जो उत्पादन से संबंधित है, ट्रैक्टर, फसल कटाई मशीन। उपभोग मतलब मान लो किसान है, उसको अपने बच्चे का कोई फंक्शन करना है, गांव में भोज आयोजित करना है, अपनी बेटी का विवाह के लिए समारोह आयोजित करना है, उसके लिए बैंक से उधार लेने जाता है। बैंक बोलता है भाई इसका हम उधार नहीं देते हैं। भाई किसान को तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखनी है अपनी, वो जाकर के साहूकार महाजन के पास जाता है। क्यों? क्योंकि ये उपभोग पर ऋण दे देता है, आराम से दे देता है। लेकिन इसके साथ ये बड़ी समस्या है, तभी तो सरकार क्यों सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित कर रही है, सहकारी बैंकों के कानूनों में परिवर्तित कर रही है। आरबीआई क्यों इतना सहकारी बैंकों पर जोर दे रहा है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा उधार मिल सके, समय पर उधार मिल सके। ये नहीं कि किसान आज अप्लाई कर रहा और 1 साल बाद आप उत्पादन के लिए उसको उधार दे रहे हैं, तो क्या फायदा होगा उसको। इंपॉर्टेंट उधार देना नहीं, इंपॉर्टेंट है समय पर उधार मिले, कम ब्याज पर उधार मिले। तभी तो सरकार और आरबीआई द्वारा पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर जोर दिया जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, और उसमें कृषि में ज्यादा दिया जा रहा है। 40 में से 18% कृषि में दिया जा रहा है। फिर नाबार्ड इसमें एक सारा सहयोग कर रहा है ताकि कृषि में आसानी से उधार मिल सके। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन स्टेट वन आरआरबी पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं फसल कटाई। तो हमारे देश में स्वच्छ फसल कटाई का अभाव है। अगर हम बात कर रहे हैं फसल कटाई को लेकर के, तो फसल कटाई में भी हम देख रहे हैं स्वच्छ फसल कटाई का अभाव है। और अगर स्वच्छ फसल कटाई नहीं हो रहा है, क्लीन हार्वेस्टिंग जिसको कहा जाता है, क्लीन हार्वेस्टिंग, क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादातर मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग कम होता है। मशीन बहुत महंगे आते हैं, 2 से 3 लाख का एक मशीन आता है, और किसान केवल 15 दिन के लिए फसल कटाई करेगा, उसके लिए 2 से 3 लाख रुपया खर्च करेगा, और रख रखाव लागत अलग, मेंटेनेंस लागत अलग। तो किसान श्रम, मानव श्रम का उपयोग करवाता है। और स्वच्छ फसल कटाई के अभाव में क्या होता है, दो बड़ी समस्या क्या, एक फसलों की बर्बादी बहुत हो रही है देश में, उसका आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं, आपको बता चुका हूं मैं। और दूसरी बड़ी समस्या खड़ी होती है गुणवत्ता की समस्या, गुणवत्ता नहीं हो पाता बहुत ज्यादा। आए दिन इस पर सवाल उठता है, आए दिन सवाल उठता है। हम जब निर्यात करते हैं तो हमारी गुणवत्ता को लेकर के कई बार हमारे अनाज उनाज हमें वापस कर दिए जाते हैं, क्वालिटी को लेकर के समझौता होता है फिर। अब आप सोचिए, अगर गुणवत्ता का अभाव होगा, गुणवत्ता में कमी होगा, और इसी चीज का जब प्रसंस्करण होगा, तो प्रसंस्करण से बनी वस्तु कौन सी बढ़िया बेहतर होगी। जब आप सोचिए टमाटर बेहतर नहीं उगेगा, तो टमाटर से बना सॉस कैसे, और टमाटर से बना सूप कैसे, और टमाटर से बना जूस कैसे आपको अच्छा लगेगा, वो कितना बेहतर होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। एक ये बड़ी समस्या। सरकार क्या कर रही है, सरकार कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। सर फिर से वही बात आ गया, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि मशीनीकरण का प्रयोग कैसे किसान कर पाएगा, जब 86% सीमांत और लघु किसान है, कहां से ये 3 लाख का मशीन खरीद पाएगा, और उसका मेंटेनेंस का काम। सर प्रैक्टिकल बात करिए आप। अरे भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल।
सरकार द्वारा कई राज्य की सरकार द्वारा कॉमन हायरिंग सेंटर बनाया जा रहा है। कॉमन हायरिंग सेंटर, समझो बच्चों। कॉमन हायरिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहां जाकर किसान इन मशीनों की, बड़े बड़े मशीनों की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है, ऐप जिसको कहा जाता है फार्म्स ऐप। किसान अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले, फार्मर मशीनरी सॉल्यूशन, फार्मर मशीनरी सॉल्यूशन। और इस फार्म ऐप से वो बहुत कम ब्याज, बहुत कम किराए पर मशीन को किराए पर ले सकता है। अब सोचिए, फसल कटाई मशीन 3 लाख रुपए का, किसान नहीं खरीद सकता। किसान को केवल 15 दिन के लिए मशीन चाहिए, किराए पर ले लिया, सीख करके कम किराए पर काम किया और वापस कर दिया। अब बताइए, क्या किसान इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा? और इससे फसल कटाई कितना बेहतर होगा, फसल की बर्बादी कम होगी और गुणवत्ता कितनी बेहतर होगी। भंडारण, भारत में देखा जाए 2 प्रकार के भंडारण हैं, एक निजी भंडारण और एक सार्वजनिक भंडारण। जिसको जनरली एफसीआई द्वारा किया जाता है और राज्य में होता है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और एक होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसके माध्यम से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम भंडारण का काम करता है, जिसको सार्वजनिक भंडारण कहते हैं। और जनरली सार्वजनिक भंडारण में वो बफर स्टॉक का भी प्रयोग करता है, बफर स्टॉक भी बनाता है, एक्स्ट्रा भंडारण करता है, ताकि किसी आकस्मिक या किसी परिस्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। निजी भंडारण मतलब निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत में निजी भंडारण सार्वजनिक भंडारण से अधिक क्षमता वाले हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे भंडारण हैं, इनका आकार बहुत छोटे हैं और इनका किराया अधिक होने के कारण ये बहुत ज्यादा किराया ले रहे होते हैं, इसीलिए इनका लागत भी बहुत ज्यादा है। शीत भंडार की तो ऐसे ही भारत में कमी है, बहुत कमी है कोल्ड स्टोरेज की। इसीलिए तो फल सब्जी का बहुत ज्यादा हम लोग भंडारण नहीं कर पाते हैं, उन्नत भंडारगृह नहीं है। तभी तो सरकार द्वारा क्या किया गया है, कृषि अवसंरचना कोष को शुरू किया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को शुरू किया गया है 2020 में। अब ये 2031-32 तक के लिए हो गया, बढ़ा करके, पहले 29-30 तक के लिए था। क्या है कृषि अवसंरचना कोष? 1 लाख करोड़ रुपए का ये कोष क्या है? ये 1 लाख करोड़ रुपए का ये कोष बनाया गया है, जहां किसानों को ऋण दिया जा रहा है 2 करोड़ रुपए तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप को या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, जहां 50-50 से अधिक किसान एक साथ मिलकर बनाते हैं। और सरकार चाहती है कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संघ जो है, ये ज्यादा से ज्यादा हो, 10,000 कम से कम एफपीओ देश में तो स्थापित हो। और सरकार इनको 2-2 करोड़ का ऋण दे रही है, ताकि फसल पश्चात होने वाले नुकसान को कम कर सके, ताकि भंडार गृहों का यह ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर सके देश में। और इतना ही नहीं, सहकारिता मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा देश में विश्व का सबसे बड़ा भंडार गृह, लगभग माना जाता है 700 एमएमटी, मिलियन मैट्रिक टन का, एमएमटी टन का, 700 एमएमटी का सरकार देश में भंडार गृह का निर्माण कर रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार गृह होगा। क्यों कर रही है? इसीलिए सरकार द्वारा किसान संपदा योजना के अंतर्गत, सरकार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर रही है, एकीकृत कोल्ड चेन योजना, जहां बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे।
क्योंकि भंडारण बेहतर होगा तो किसानों में धारण करने की क्षमता होगी। आप समझिए, भंडारण क्यों किया जा रहा है? पहला, फसलों की बर्बादी को कम करने के लिए, किसान को बाजार में उचित मूल्य दिलाने के लिए, फसल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए। कैसे? अरे भाई, अगर कहीं फसल कम पड़ जाए तो भंडारण में रखा हुआ फसल दे दिया जाएगा उसको, ताकि फसल आपूर्ति बढ़ जाए और जिससे खाद्य मुद्रास्फीति कम हो जाए। किसान को जब तक बेहतर कीमत ना मिले बाजार में, क्यों बेचने जाएगा? वो क्यों बेचेगा? वो भंडारण करेगा। तो किसानों में धारण करने की क्षमता को बढ़ाएगा। और इसी से संबंधित सरकार ने एक और चीज शुरू किया जिसको कहा जाता है ENWR, नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद, जहां सरकार बोलती है कि जो WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा स्थापित भंडार गृह है, आप वहां जाकर के अपने भंडारण करते हैं अपने उत्पाद का थोड़े से किराए पर, तो आपको वो जो रसीद जारी करेगा ऑनलाइन, उसको ENWR कहते हैं। अब इस ENWR का प्रयोग कर आप क्या कर सकते हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं बाजार में, ताकि आप उत्पादन कर सके, आपकी धारण करने की आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। सरकार किसानों से कहती है, सरकार का मानना है, सरकार किसानों से कहती है कि भाई ठीक है, आप खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं चावल मोटा अनाज, ठीक है, आप बहुत उत्पादन कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। क्यों उत्पादन कर रहे हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? MSP है, कि सरकार उस पर MSP ज्यादा दे रही है गेहूं चावल पर, तो किसान गेहूं चावल का ज्यादा उत्पादन कर रहा है। MSP वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज का क्रय करती है, और वर्तमान में गन्ने सहित 23 फसलों पर MSP दिया जाता है, जिसमें खाद्य और गैर खाद्य दोनों फसलें और खरीफ और रबी की दोनों फसलें शामिल होती हैं। सरकार क्या करती है? MSP बढ़ाकर कहीं ना कहीं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर देती है। किसान गेहूं चावल का उत्पादन करने में मस्त है एकदम। अरे लेकिन इससे नुकसान तो किसान को ही हो रहा है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, MSP एक न्यूनतम कीमत है, वैधानिक कीमत नहीं है। वैधानिक कीमत होगा तब जब, वैधानिक कीमत का अर्थ हुआ कि जब FCI किसान द्वारा उत्पादित हर फसल को, जो 23 फसल है, उसके पूरे के पूरे फसल को अधिग्रहण करेगा। लेकिन FCI करता कहां है? FCI केवल 30 से 40% ही तो कर पाता है, और वो न्यूनतम कीमत होता है जिस पर वो खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं होता है, क्योंकि वैधानिक मूल्य नहीं है, और हम वैधानिक मूल्य इसको बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बनाने गए तो WTO में बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के सब्सिडी सीमा का उल्लंघन कर देंगे। तो WTO में हमारे लिए एक अलग चुनौती बनी हुई है। किसान डिमांड कर रहे हैं इसको वैधानिक कीमत बनाया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। अब किसान को कैसे समझाया जाए कि WTO में हमको लेकर क्या चुनौती है? तो किसानों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है कि आप हाई वैल्यू फसल, हाई वैल्यू क्रॉप को उगाइए भाई, आप हाई वैल्यू उसको भी उगाइए गेहूं चावल के साथ। आप ड्रैगन फ्रूट उगाइए ना साहब। आज उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन पर इतना जोर दिया जा रहा है, इतना सब्सिडी सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ड्रैगन फ्रूट बाजार में हाई वैल्यू में बिकता है, लोग खरीदते हैं भाई इसको खूब। एक एक ड्रैगन फ्रूट का कीमत होता है 250-300 रुपया, 200 रुपया तक भी, उतना तक भी कीमत जाता है इसका। तो ज्यादा से ज्यादा कीमत वाली फसल का भी आप उत्पादन करना होगा आपको, तभी आपकी आय हम बढ़ा पाएंगे, आपकी आय बढ़ पाएगी। लो वैल्यू, हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या भारत में देखिए, आप देखिए जरा कि हम लो वैल्यू का प्रोडक्शन करते हैं और उसका निर्यात करते हैं कृषि में, और हाई वैल्यू का हम आयात करते हैं, जैसे खाद्य तेल, पाम ऑयल,
हम इंडोनेशिया मलेशिया से बहुत भारी मात्रा में आयात करते हैं, महंगा आता है बहुत ही। बहुत सारी फसलों का हम विदेशों से आयात करते हैं। सोचिए, दाल का भी हमें कभी कभार आयात करना पड़ जाता है। तो हम कम मूल्य वाले फसलों का उत्पादन ज्यादा करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं, और ज्यादा मूल्य वाली फसलों का हम विदेशों से आयात ज्यादा करते हैं। आप सोचिए हमारा व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है, व्यापार घाटा कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, हमारा किसानों की आय कितनी कम हो रही है। तो हमें उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान कहीं ना कहीं फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, एक खेत में आप केवल गेहूं चावल नहीं बल्कि उसके साथ साथ अन्य फसलें भी उगाइए। सरकार किसानों को फसल वाणिज्यिकरण पर जोर दे रही है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फसल, क्रॉप्स, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप भाई उन फसलों का भी उत्पादन कीजिए जिनका मूल्य आपको ज्यादा मिले। केवल एमएसपी मूल्य पर आपको फोकस नहीं होना है। वो तो सरकार के सब्सिडी खर्च को, सरकार के राजकोषीय घाटे को भी बढ़ा रहा है। मंडी में जा रहा है बेचने के लिए, तो मंडी में एपीएमसी की समस्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जनरली ये राज्य के कानूनों द्वारा संचालित किए जाने वाली मंडी होती है, नियामक मंडी। इनकी स्थापना 1950 में किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए किया गया। और आज यही एपीएमसी मंडी किसानों के शोषण का प्रतीक बन गई है। किसानों को यहां कोई बेहतर कीमत नहीं मिलता, उच्चतम मूल्य ही एमएसपी होता है। यहां उच्चतम मूल्य ही एमएसपी होता है। इतना शुल्क होता है एपीएमसी में, बहुत शुल्क प्रणाली होता है। फसल ढुलाई, फसल तुलाई, गर्दा शुल्क, मंडी विकास शुल्क, परिवहन शुल्क, कि कभी कभी किसान का उत्पादन लागत से ज्यादा तो शुल्क लागत हो जाता है। तभी तो सरकार बोल रही है क्यों ना हम लोग प्रत्यक्ष विपणन में जाओ यार, डायरेक्ट मार्केटिंग करो। क्यों आप एपीएमसी मंडी में जाओगे, डायरेक्ट भेजो अपने उत्पाद को। यही तो सरकार 2020 में बिल लाई, पास नहीं हो सका, बट सरकार कोशिश तो करी। बिहार जैसे राज्य में कोशिश किया ही जाता है। सरकार कोशिश कर रही है संविदा कृषि को बढ़ावा दो यार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दो, जहां कंपनी पहले ही किसानों से उत्पादन से पहले ही समझौता कर लेती है कि भाई लो, हम बीज उर्वरक सब देंगे, तुम उत्पादन करो बस, और जिस मूल्य में फसल को हम खरीदेंगे उसका मूल्य आज तय कर लेंगे। कितना बढ़िया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार बोलती है क्यों एपीएमसी में जाओ, ई नाम से बेचो ना अपने उत्पाद को। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नाम पोर्टल में जाओ, वहां जाकर बेचो। आप देश के किसी भी कोने में व्यापारी को अपने उत्पाद को विक्रय कर सकते हो। मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त कर देंगे हम। दिक्कत यही तो होता है हमारे देश में, अगर कृषि विपणन की बात करें, यही तो बड़ी समस्या है कि अगर मैं बात करूं किसान, यहां बात करूं मैं उपभोक्ता। दिक्कत क्या है, किसान को अत्यंत न्यून कीमत में बेचने के लिए बाध्य होता पड़ता है, विक्रय करता है किसान बहुत कम कीमत में, एमएसपी से भी कम कीमत पे बाजार में बेचता है। और जबकि इसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए कि भाई तो कम कीमत में मिल रहा है हमको, लेकिन उपभोक्ता को बहुत अधिक कीमत चुकाना पड़ रहा है। और इसका अधिक कीमत चुकाया गया का लाभ किसान को नहीं मिल रहा है, बल्कि यहां पड़े हुए हैं ना, एक किसान और उपभोक्ता के बीच कम से कम 4 से 5 मध्यस्थ तो होते ही हैं, और सारा लाभ ये मध्यस्थ उठा लेते हैं। किसान बेचारा क्या करेगा।
हतोत्साहित होगा। क्या होगा? हतोत्साहित होगा। बोलेगा क्यों करे यार उत्पादन, नहीं करना उत्पादन, कुछ और काम कर लेंगे, जाकर मनरेगा में काम कर लेंगे, शहर में जाकर के ठेला लगा लेंगे, कुछ फैक्ट्री में काम कर लेंगे, नहीं करना कृषि का काम। लो हो गया उत्पादन कम। उत्पादन कम हुआ, लो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गया देश में। लो बढ़ी गई खाद्य मुद्रास्फीति। तो भारत में कृषि विपणन प्रणाली दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है, जो ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों ना ई नाम से बेचे, ई नाम प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जहां ये मध्यस्थों की भूमिका बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। किसान डायरेक्ट उपभोक्ता, व्यापारी को बेचेगा, व्यापारी उपभोक्ता को बेचेगा। जहां उचित मूल्य मिलेगा, जिस शहर में मिलेगा, किसान वहां जाकर बेचेगा। देख लो ना। यही तो है क्या, पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक ही है साहब। क्या है कृषि? ये है एग्रीकल्चर। देखो ध्यान से देखो। देखा आप लोगों ने इसको अच्छे से? चलिए, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर क्या, चुनौती क्या, क्या मूल समस्या है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। ये दैट इज द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू नो कि वो क्लियर हुआ कि नहीं पिक्चर पूरा। अगर बात करें हम लोग कृषि जोत के बारे में, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में, तो कृषि में होने वाला दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार को ही भूमि सुधार कहा जाता है। जैसे भूज में भूमि के पुनर्वितरण को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो भारत में अगर कृषि जोत की बात करें तो सबसे पहले बात को समझो कि भारत में जो भूमि है, मैंने बताया आप लोगों को कि पूरे विश्व का 2.4% है, जिसमें 60% भूमि में कृषि का उपयोग होता है, कृषि का कार्य किया जाता है, कृषि के उपयोग में लाया जाता है। अब कृषि के ऊपर क्या है, जनसंख्या का बोझ अधिक है, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी बहुत है, जनसंख्या का बोझ अधिक है, और इससे समस्या खड़ी होती है क्या, दो बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, और वो चुनौती क्या है, एक है कृषि जोत का उपविभाजन, और दूसरा है कृषि जोत का अपखंडन। फ्रेगमेंटेशन, मतलब अगर एक कृषि जोत है ना, अगर वो 4 बच्चों में मान लो बट गया, तो 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इसको कहा जाता है, बड़े कृषि जोत छोटे कृषि जोत में बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं सब डिवीजन, कृषि जोत का उपविभाजन। किसान के पास 4 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन 1 हेक्टेयर यहाँ, 1 हेक्टेयर यहाँ, 1 हेक्टेयर यहाँ, 1 हेक्टेयर यहाँ, ये जो है अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कृषि भूमि का अपखंडन। अपखंडन। और इससे बड़ी समस्या क्या होती है, इससे क्या दो बड़ी समस्या खड़ी होती है क्या, एक तो प्रति किसान
औसत भूमि उपलब्धता कम हो रही है, कम होती जा रही है प्रति किसान औसत भूमि की उपलब्धता। मैंने बताया था 1971 में ये 2.7 हेक्टेयर भूमि था, हेक्टेयर, जो 2015 में अब तो और घट करके 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया है, 1.08 हेक्टेयर हो गया। वन पॉइंट जीरो आठ हेक्टेयर भारत में प्रति किसान औसत भूमि की उपलब्धता दिन ब दिन घटती जा रही है। और दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि 86% कौन है? सीमांत और लघु किसान। दो बड़ी समस्या। तो इसका कारण क्या है? कृषि जोत का उपविभाजन और अपखंडन का कारण मगर जाते हैं। उपविभाजन और अपखंडन के कारण। एक, बढ़ती जनसंख्या। दो, संयुक्त परिवार का टूटना। सब अपनी अपनी भूमि अलग अलग कर लेगा। तीसरा, उत्तराधिकार का नियम। चौथा, किसानों की ऋणग्रस्तता। क्या होगा इससे? ऋणग्रस्तता में वो अपनी भूमि का टुकड़ा बेचेगा और ये उपविभाजन और अपखंडन का कारण बनेगा। अब अगर उपविभाजन और अपखंडन ये है, के कारण ये है, तो फिर इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव क्या है? पहला, सीमांत और लघु किसान बढ़ेंगे। फिर उत्पादन कम होगा, किसानों की आय कम होगी, आय की विषमता बढ़ेगी, सामाजिक न्याय कम होगा, प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्रामीण गरीबी बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो। भारत में जितने कुल भूमि का, विश्व की कुल भूमि का 2.4% है, जिसमें 60% कृषि में प्रयोग हो रहा है। और कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक होने के कारण दो बड़ी चुनौती हो रही है। तो कृषि जोत का आकार कम हो रहा है, जिसको बोला जाता है कृषि जोत का उपविभाजन, और कृषि जोत का अपखंडन, बिखरे हुए जोत बढ़ रहे हैं, जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। अब इससे क्या हो रहा है? एक तो प्रति किसान जो कृषि जोत की औसत उपलब्धता है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जिससे सीमांत और लघु किसान बढ़कर 86% हुए हैं। इसका कारण अगर बात करें, क्या कारण रहा है, तो बढ़ती जनसंख्या है, संयुक्त परिवार का टूटना है, उत्तराधिकार का नियम है, किसानों की ऋणग्रस्तता है, इसका बहुत बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। फिर अगर बात करते क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सीमांत लघु किसानों की संख्या बढ़ रही है,
उत्पादन कम हो रहा है, किसानों की आय कम हो रही है, आय की असमानता बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, ग्रामीण गरीबी बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय कम हो रहा है और प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रहा है। अब सरकार इसको ठीक करने के क्या प्रयास कर रहे हैं? सरकार द्वारा प्रयास, सरकार द्वारा प्रयास की बात करते हैं तो क्या कर रही है सरकार? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार द्वारा चकबंदी कानून को लागू किया गया, हदबंदी कानून को लागू किया गया। चकबंदी मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। चकबंदी कानून का मतलब हो गया कि जहां पर जो बिखरे हुए जोत हैं किसानों के अलग अलग स्थानों में, उनसे वो कृषि भूमि ले करके उनको एक ही स्थान पर कृषि भूमि दी जा रही है, जिसको चकबंदी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहा गया। ये देश में बिखरे हुए जोत की समस्या को दूर करता है। कृषि जोत का आकार बढ़ाता है, इससे उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और किसान को उत्पाद का बेहतर कीमत भी बाजार में मिलेगा। लेकिन भारत में चकबंदी कानून का लाभ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मात्र 3 से 4% किसानों को ही इसका लाभ मिला है। तो ऐसे क्या कारण रहे जो चकबंदी कानून की सीमित सफलता रही है? नंबर 1, सबसे बड़ा बात है कि कृषि भूमि के या कृषि जोत के रिकॉर्ड का अभाव है किसानों के पास। पर्याप्त रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। जब पर्याप्त भूमि रिकॉर्ड नहीं होंगे तो सरकार कैसे वो भूमि को ले पाएगी, उसका चकबंदी कर पाएगी? दूसरी बड़ी समस्या आई कि कुछ किसानों से बहुफसली भूमि लिया गया और बदले में उसको एकल फसली भूमि दिया गया, तो किसान कैसे तैयार होंगे? उन्होंने चकबंदी कानून को लागू करने से उसमें आने से मना कर दिया। और तीसरा, किसानों का भूमि के प्रति लगाव, कि भले उधर में भूमि पड़ा हुआ है भाई, लेकिन हम उसको नहीं बेचेंगे और मेरे दादाजी का भी दादाजी की आत्मा वहां घूम रही है। तो ये जो किसानों का लगाव था, इसने भी चकबंदी कानून को असफल किया, बहुत ज्यादा सफल नहीं किया। फिर अगर बात करते हैं हदबंदी कानून, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है यहाँ पर? सरकार, राज्य सरकार द्वारा, अलग अलग राज्य सरकार द्वारा किसी भी पैमाने में उन्होंने क्या कर रही है, प्रति व्यक्ति या व्यक्ति को इकाई मानकर या परिवार को इकाई मान करके क्या कर रही है, अधिकतम भूमि की सीमा को वो कर दे रही है, निर्धारित कर दे रही है। जैसे मान लो एक परिवार में कहा गया कि भाई आप 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं रख सकते। अब मान लो उसके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, तो सरकार क्या बोलेगी, आप 5 हेक्टेयर रखिए, 5 हेक्टेयर भूमि हमें दीजिए। अब 5 हेक्टेयर भूमि उससे अधिग्रहण कर लेगी सरकार और फिर उस भूमि का पुनर्वितरण करेगी उन काश्तकारों को, टीनेंट को, जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, जो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। उनको भूस्वामी देगी, भूस्वामित्व देगी। तो ये कौन सा कानून था? हदबंदी कानून। हालांकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत था, इसलिए ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ कि जितना भूमि अधिग्रहण किया गया उसका सही आंकड़ा नहीं था, फिर भूमि का पुनर्वितरण ठीक से नहीं किया गया, बागवानी फसलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। तो जो भी किसान का भूमि अधिग्रहण किया जाता था वो बागवानी फसल कर लिया जाता था। फिर ये बेनामी संपत्ति को बढ़ावा दिया, बेनामी हस्तांतरण कर देते थे लोग अपनी भूमि का। ठीक है ना? तो हदबंदी कानून हुआ, चकबंदी कानून को लागू किया गया ताकि सरकार उपविभाजन और अपखंडन की समस्या को दूर कर सके, कृषि जोत के आकार को बढ़ा सके, भू स्वामित्व बढ़ा सके। फिर सबसे बड़ी बात है सरकार द्वारा कृषि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कृषि भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण पर जोर दिया गया। डिजिटलीकरण कर देते हैं, कंप्यूटरीकरण या डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया।
2008 में सरकार ने एक कार्यक्रम लागू किया, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम सरकार ने लागू किया 2008 में। और सरकार ने लक्ष्य रखा कि जितने भी कृषि जोत हैं उनके रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। और सरकार इस दिशा में काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। और यही कारण है कि कृषि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण के बाद ही सरकार ने 2020 में स्वामित्व योजना को लागू किया। स्वामित्व योजना को लागू किया, जहां प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं, कंक्लूसिव टाइटल, अंतिम प्रमाणन दिया जा रहा है सरकार की ओर से किसानों को। अब किसान आसानी से अपनी भूमि को बेच सकते हैं, उस पर उधार ले सकते हैं बैंक से स्वामित्व योजना के द्वारा। और ये तब हो पाया जब कृषि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हुआ। सरकार द्वारा कोशिश किया गया, सरकार द्वारा काश्तकारी सुधार किया गया, काश्तकारी सुधार को लागू किया गया। काश्तकार कौन होते हैं? जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती है, जो दूसरों के खेतों को पट्टे पर लेकर के, लीज पर लेकर खेती करते हैं और बदले में लगान चुकाते हैं। एक किसान भी काश्तकार हो सकता है। अगर हम एक किसान की बात करें तो वो भी काश्तकार हो सकता है। अपनी भूमि में किसान है, दूसरों से भूमि जो पट्टे पर लिया है वो काश्तकार है, लीज पर ले रहा है, बदले में लगान चुका रहा है। तो भारत में ज्यादातर देखा जाए तो जो है वो उपकाश्तकार हैं, और या तो स्वैच्छिक काश्तकार है, टेनेंट एट विल है, और जिनके साथ अनुबंध मौखिक में है, इसीलिए उनको हमेशा बेदखली का डर रहता है। जबकि सरकार के जितने भी नियम कानून हैं उसका लाभ उन्हीं काश्तकारों को प्राप्त है जिनका लिखित में अनुबंध है। और इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है कि अब जो भी अनुबंध हो लिखित में ही हो काश्तकारों के साथ। और इसके लिए सरकार द्वारा मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, मॉडल कृषि भूमि नीति आयोग द्वारा तजामुल हक समिति के सिफारिश पर मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016 लेकर आई है। 2016 को लेकर आई है, ताकि न तो काश्तकार न भूस्वामी दोनों को ही राहत मिल सके। आमतौर पर पहले ये नियम लागू था कि अगर कोई काश्तकार 12 साल या उससे अधिक समय तक एक कृषि भूमि पर खेती कर रहा है, उसका परिवार, और समय पर लगान चुका रहा है, तो काश्तकारों को स्थायित्व कानून के तहत वो भू स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, भूमि का स्वामित्व ले सकता है। इससे भूस्वामी को अपना स्वामित्व खोने का डर था, इसीलिए लंबे समय तक वो काश्तकारों को वो नहीं देते थे, भू स्वामित्व या लीज पर नहीं देते थे। लेकिन अब ये बात मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम में हटा दिया गया। आप जितने समय तक रखिए, 50 साल रखिए, लेकिन भू स्वामित्व तो भूस्वामी के पास ही रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट चूंकि लिखित में होगा, इसीलिए कोई भूस्वामी काश्तकार को बिना कानूनी प्रक्रिया से बेदखल कभी भी नहीं कर सकता। तो दोनों को ही सुरक्षा दिया गया यहां पर काश्तकारी सुधार द्वारा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा कृषि में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सरकार द्वारा प्रयास है। अब अगर बात करें, इसमें एक पॉइंट आता है, कृषि में मशीनीकरण की बात करें, तो कृषि में मशीनीकरण का क्या मतलब है? जहां उत्पादन से लेकर फसल कटाई और से लेकर हर कार्य या अधिकांश कार्य में मानव श्रम के स्थान पर मशीनीकरण का प्रयोग किया जाए, मशीनों का प्रयोग किया जाए। भले वो खेतों की जुताई हो, फसलों की बुआई हो, उत्पादन हो,
फसलों की कटाई हो, तो ज़्यादा काम जो है कृषि में वो मशीनों के द्वारा किया जाए, मानव श्रम के स्थान पर, उसको कृषि में मशीनीकरण कहा जाता है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और कृषि में मशीनीकरण की बात करें तो भारत में कृषि में मशीनीकरण जो है वो मात्र 40% है। जबकि अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय की बात करें, पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें, पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें तो ये 98% के लगभग है। इसका मतलब है भारत में कम है, भारत में बहुत कम है। तो इसका कम होने का कारण क्या है? इतना कृषि में मशीनीकरण भारत में कम क्यों है? जबकि भारत में देखा जाए तो मानव श्रम का देखा जाए प्रयोग, मानव श्रम का जो प्रयोग है ये लगभग 60% हो रहा है। तो कम क्यों है? क्योंकि भारत में 86% कौन है? सीमांत लघु किसान है, गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इतने बड़े मशीनों का। और दूसरा, इसका रखरखाव लागत भी बहुत होता है, लागत बहुत होता है। मशीनों का मूल्य अधिक होता है, बाजार मूल्य बहुत होता है, महंगे होते हैं मशीन ये, इसीलिए किसान उसको खरीद नहीं पाता है। अब सबसे बड़ी बात है कृषि में मशीनीकरण का देखा जाए तो क्यों सरकार कृषि में मशीनीकरण अपनाया जाए, तो उसका लाभ क्या है? लाभ क्या है? पहला लाभ है कि ये उत्पादन को बढ़ाएगा, किसानों की आय को बढ़ाएगा, गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बेहतर फसल कटाई होगा तो स्वच्छ फसल कटाई होगा तो गुणवत्ता बढ़ेगा, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगा। तो सरकार कैसे कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है? सरकार द्वारा प्रयास, दो प्रयास जो अभी बात किया था, एक तो कॉमन हायरिंग सेंटर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत सरकार द्वारा किया जा रही है और बहुत फेमस हुआ है। कॉमन हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, किसानों को वहाँ बुला करके मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर उनसे कहा जा रहा है कि आप एक फार्म्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फार्मर मशीनरी सॉल्यूशन, और उसमें किराए पर ले लीजिए आप, ये मशीन मिल जाएगा आपको अत्यंत कम लागत में, अत्यंत कम लागत में मिल जाएगा। ये है कृषि में मशीनीकरण क्या है, क्या उसके लाभ हैं, क्यों भारत में कम है और उसको बढ़ाने के सरकार के क्या प्रयास हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट एकदम, ठीक है ना? देख लो, एक बार देख लो, देख लो। डन, चलिए। तो कुल मिलाकर के किसान उत्पादन कर रहा है तभी देश में खाद्य सुरक्षा है ना? यानी हमारे देश में हमें किसानों का ऋणी रहना चाहिए कि किसान क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तभी देश में क्या आ रहा है, खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, लोगों को खाने के लिए भोजन मिल रहा है। तो आखिर खाद्य सुरक्षा है क्या? खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ है एफएओ के अगर रिपोर्ट के अनुसार, एफएओ के अगर परिभाषा को ले, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को
पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। तो उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाएगा। सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में, जितनी उनको आवश्यकता है, और पोषण युक्त तो भोजन मिले, केवल गेहूं चावल ना मिले, मोटा अनाज भी मिले और निरंतर मिले, तभी क्या होगा, खाद्य सुरक्षा माना जाएगा। और जैसा कि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट 2025 में आया, वैश्विक भूखमरी सूचकांक का रिपोर्ट, इस संबंध में एक वीडियो भी है मेरा, आप देखिए उसको, लिंक में जाकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जरूर देखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 25.8 अंक दिया गया, जो गंभीर स्थिति में है। यानी भारत में बाल ठिगनापन की समस्या है, बाल दुबलापन की समस्या है, अल्प पोषण की समस्या है, एनीमिया की समस्या है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इन रिपोर्ट की बात करें, केवल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और भारत की रैंकिंग को लेकर एक बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से ही पता लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में खाद्य असुरक्षा या खाद्य सुरक्षा गंभीर स्थिति में है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या को अगर देखें तो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बनी हुई है। केवल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से ही हम समझ सकते हैं। इसीलिए तो सरकार द्वारा इसको दूर करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एनएफएसए कार्यक्रम, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सरकार द्वारा ये कार्यक्रम 2013 में बिल लाया गया और इसको पारित करके ये अधिनियम, और ये कार्यक्रम जो है ये भोजन का कानूनी अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सरकार अनाज नहीं दे पाई तो सरकार आपको बदले में नगद क्षतिपूर्ति देगी, कैश पैसा कंपनसेशन देगी। इसीलिए कानूनी अधिकार है कि आप बाजार से खरीद लीजिए। तो इस कार्यक्रम की अगर विशेषता देखें तो सबसे बड़ी बात है कि एक विशाल जनसंख्या को शामिल करता है। देश की लगभग 67% जनसंख्या को शामिल करता है ये, यानी लगभग 2/3 जनसंख्या, यानी अगर बात करें 2/3 जनसंख्या, यानी लगभग माना जाता है 80 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। और अगर वो बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग 75% जनसंख्या है, और शहरी क्षेत्र की जो है उनकी लगभग 50% जनसंख्या को ये शामिल करता है ये कार्यक्रम, जो कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसके और बाकी बात करें विशेषता में, तो ये देखा जाए यहाँ पर जो राशन कार्ड दिया जा रहा है, राशन कार्ड यहाँ पर दिया जाता है, वो परिवार की महिला सदस्य को दिया जाता है, महिला सदस्य के नाम पर बनता है, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है। और यहाँ पर परिवार की बात करें, परिवार, तो यहाँ परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक परिवार जो एपीएल परिवार होते हैं, एपीएल परिवार, और दूसरा होता है बीपीएल और अंत्योदय परिवार को रखा जाता है। अंत्योदय मतलब जो बीपीएल में भी सबसे गरीब की स्थिति में होती है, उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। और जो यहाँ पर कोटा, अनाज का जो कोटा दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, वो प्राथमिक परिवार को दिया जाता है। प्राथमिक परिवार को यहाँ पर 25 केजी अनाज दिया जाता है प्रति परिवार, यानी प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 5 केजी अनाज दिया जाता है। और जबकि अगर बात करें बीपीएल और अंत्योदय की बात करें, बीपीएल या अंत्योदय की बात करते हैं, तो यहाँ बीपीएल और अंत्योदय को 35 केजी अनाज दिया जा रहा है, यानी 7 केजी अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है। एक परिवार में 5 व्यक्ति माना जाता है।
और यहाँ पर जो अनाज दिया जाता है, अगर अनाज की बात करते हैं इस कार्यक्रम में, तो यहाँ दिया जाता है चावल, गेहूं और मोटा अनाज। मोटा अनाज उपलब्धता के आधार पर जो उपलब्ध होगा वही दे दिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। अगर पूरा 35 केजी चावल है तो चावल ही दे दिया जाएगा 35 केजी, उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। और पहले तो यहाँ पर जो चावल, गेहूं और मोटा अनाज 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया प्रति किलो की दर से दिया जाता था क्रमशः। लेकिन बाद में 2020 में सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया 2020 में, और ये अनाज अब मुफ्त में दिया जाने लगा। सरकार बोलती है अब आपको ये मुफ्त में दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब तो सरकार ने कहा है कि ये कार्यक्रम जो है 2024 में NFSA कार्यक्रम से इसका विलय कर दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। और अब 2028-29 तक सरकार कह रही है कि हम आपको मुफ्त में अनाज देंगे। ये 5 केजी अनाज मुफ्त में दिया जाएगा हर व्यक्ति को 28-29 तक मुफ्त में दिया जाएगा। और सरकार बोलती है अगर हम अनाज नहीं दे पाएंगे तो हम नगद में क्षतिपूर्ति भी देंगे, नगद क्षतिपूर्ति भी देंगे अगर अनाज नहीं दे पाए तो। इसमें नगद क्षतिपूर्ति का, तभी तो इसको कानूनी अधिकार बना रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम की क्या है, विशेषता है, जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा भी है। लेकिन इस कार्यक्रम की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर चुनौती की बात करते हैं, NFSA की चुनौती की बात करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन करना भी जरूरी है, तो हम क्या देखते हैं कि यह एक विशाल जनसंख्या को शामिल करता है, और जिसके कारण यह क्या नहीं हो पाता है, केंद्रित नहीं हो पाता। विशाल जनसंख्या को शामिल करने के कारण यहां पर एक विशाल जनसंख्या शामिल है, और जिसके कारण यह केंद्रित नहीं हो पाता, गरीबों पर नहीं हो पाता। तभी तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा कि अभी भी 12% जो लोग हैं भारत में, जनसंख्या, वो अल्प पोषण का शिकार है। क्यों है अल्प पोषित? क्योंकि ये गरीब केंद्रित ही नहीं हो पाता है। इसका लाभ वो वर्ग उठा लेता है जिसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये कानून जो है सरकार के सब्सिडी खर्च को बढ़ा रहा है और सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ाता है। तीसरा, अगर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा है कि एक व्यक्ति को एक महीने में प्रति माह जो है 11 से 14 केजी अनाज चाहिए। लेकिन ये कार्यक्रम दे कितना रहा, 5 या 7 केजी अनाज, तो कहां से ये पूरा कर पा रहा है? फिर सबसे बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम केवल क्या कर रहा है, अल्प पोषण की समस्या, अल्प पोषण यानी भुखमरी की समस्या को कुछ हद तक दूर कर रहा है, कुछ हद तक दूर कर पा रहा है। लेकिन साहब ये कुपोषण की समस्या को कहां दूर कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। चावल और गेहूं खाने से कौन सा आदमी बेहतर स्वास्थ्य में आ सकता हो? तो कुपोषित हो जाएगा, क्योंकि मोटा अनाज मिलता नहीं है यहां पर। और यही कारण है कि FAO के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 74% जनसंख्या की पहुंच पोषण युक्त भोजन तक हो ही नहीं पा रही भारत में। पोषण युक्त भोजन तक इनकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है भारत में, 74% जनसंख्या। तो फिर इसका मतलब ये कार्यक्रम कुपोषण की समस्या को दूर करने में बिल्कुल असफल रहा है, असफल रहा है ये कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात है कि यहां समस्या क्या है, एक समस्या यहां और है, और वो है PDS में व्याप्त भ्रष्टाचार। व्याप्त भ्रष्टाचार, PDS मतलब जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान, वहां भ्रष्टाचार अलग लेवल में दिखाई दे रहा है। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें
ये तो हुआ इसकी चुनौती। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं पीडीएस, यहीं से टॉपिक निकल के आता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जन वितरण प्रणाली। तो हम क्या देखते हैं, पीडीएस है क्या? पीडीएस सरकार का एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसके जहां सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को खाद्य और गैर खाद्य आवश्यक वस्तुएं अत्यंत न्यून कीमत या मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को। और इसीलिए क्योंकि यह केंद्र और सरकार दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं, इस कार्यक्रम को, इसीलिए ये संविधान में समवर्ती सूची का विषय है और इसको उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है पीडीएस को, क्योंकि इस कार्यक्रम में सारी सब्सिडी का खर्च केंद्र सरकार ही उठाती है और राशन कार्ड बांटना, गरीब परिवार की पहचान करना, राशन की दुकानों से अनाज बंटवाना, ये सारा काम राज्य सरकार संभालती है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस कार्यक्रम का संचालन करती है, जहां राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवार को आवश्यक अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं पीडीएस का लाभ क्या है, अगर मैं बात करता हूं इसका लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, तो क्या देखते हैं, गरीबों को खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, किसान अधिक उत्पादन कर रहा है क्योंकि सरकार उसको खरीद रही है, उत्पादन को बढ़ा रहा है, किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने में सफल रहा है। फिर बाजार में कीमत नियंत्रण, बाजार में खाद्य कीमतें नियंत्रण हो रही है, खाद्य कीमतें नियंत्रण हो रही हैं, नियंत्रण में है। गेहूं चावल का दाम बढ़ेगा तो क्यों किसान जाकर बाजार से खरीदेगा, वो जाकर के कहां खरीदेगा, राशन की दुकानों में खरीदेगा, गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति। तो इसका उद्देश्य या लाभ है ये। लेकिन यहां पर पीडीएस में चुनौती क्या है, पीडीएस में चुनौती अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती तो दिखता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की समस्या। यहां तो राशन का दुकान मालिक, जो कोटेदार है, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर अधिकारी, तीनों मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप दे दिया है। एक बड़ी समस्या है फर्जी राशन कार्ड की समस्या, बोगस राशन कार्ड, उन व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड है जिनको उनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुणवत्ता का भाव, जो अनाज दिया जा रहा है वो गुणवत्ता युक्त नहीं है, उपभोग योग्य नहीं है। फिर मोटे अनाज का लगभग अभाव है, राशन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये पीडीएस में कुछ चुनौतियां हैं जो हमें समझना पड़ेगा। सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या कर रही है सरकार प्रयास, सोचिए। पहला, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, इससे फर्जी राशन कार्ड की समस्या दूर होगी।
दूसरा, राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। पॉस मशीन के द्वारा अंगूठा लगाइए, सही लाभार्थी की पहचान होगी। परिवहन में जीपीएस का प्रयोग हो रहा है ताकि सही लोकेशन का पता लगे कि वस्तु जा कहां रहा है। व्यापारी की राशन की दुकान में। फिर एफसीआई द्वारा अन्न दर्पण योजना को शुरू किया गया। जहां पर राशन की दुकान और राशन कार्ड दोनों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राशन की दुकानों को डिजिटलीकरण करके जोड़ा जा रहा है ताकि आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों देना होगा। कितना आपने सामान दिया है, अंगूठा कितना लगवाया, सबकी जांच होगी ताकि आप भ्रष्टाचार ना कर सकें। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार को एकदम बिल्कुल खत्म किया जा सके। फिर सबसे बड़ा कदम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जो प्रवासी श्रमिक हैं दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, पहले उनको उनके कोटे का अनाज मिलता नहीं था। अब कोई उनको नया आधार राशन कार्ड बनाना नहीं है, बस राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। और जहां राशन की दुकान से ले रहा है वहां बायोमेट्रिक प्रणाली होना चाहिए, तो अपने कोटे का अनाज वो ले सकते हैं। बाकी का कोटे का अनाज उनका परिवार ले लेगा जहां पर रहता है। तो ये देखा जाए, प्रवासी मजदूरों को भी खाद्य सुरक्षा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कोई भी अपने कोटे का अनाज प्राप्त कर सकता है, राशन कार्ड धारक। वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC। और सबसे बड़ी बात है कि इन कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा 2024 में स्मार्ट योजना शुरू किया गया। पीडीएस में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस। रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। स्कीम of modernization and reform through technology in PDS. Scheme for modernization and reform through technology in PDS. पीडीएस में टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग करके इसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, और यही सब है, सब कुछ यही कंपोनेंट इसमें शामिल है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग करना, परिवहन में जीपीएस को लागू करना, एफसीआई द्वारा अन्न दर्पण योजना को और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करना। यही पीडीएस में स्मार्ट कार्यक्रम जिसको सरकार ने हाल में शुरू किया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। तो हमने खाद्य सुरक्षा को समझा। अब देखना एग्जाम में जाकर 2019 का सवाल, मैं बता रहा हूं, मेंस का 2019 का सवाल पीडीएस पर, 2022 का सवाल पीडीएस पर आराम से सॉल्व होगा। 2021 का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय एनएफएसए कार्यक्रम का सवाल आराम से सॉल्व होगा। करना तो कितने सारे क्वेश्चन के आज आंसर तुमको मिलेंगे, तो अच्छे से करो। मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक के साथ हद से ज्यादा न्याय किया है आप लोग के साथ। इस तरह से कृषि आपने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने का तरीका यही है, हर चीज जोड़ करके एक पूरा पिक्चर दिखना होगा आपको। सोच रहे होंगे सर ये 2 क्लास में कैसे हो पाएगा? अरे 2 क्लास में ही होगा कृषि, अच्छे से होगा। समझो तो सही एकदम पिक्चर को, तभी तो कूदने लगोगे। अरे सर मजा आ गया एकदम, सब चीजें एकदम क्लियर हो रही है, एग्जाम के क्वेश्चन दिख रहे हैं एकदम मेंस के। करना सॉल्व ये सब क्वेश्चन 10 इयर्स में जाकर के, तब तो मजा आएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, इसका नोट्स बना रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। बस यही करना है और क्या करना, रिजल्ट देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।